और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर एक तरह से न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश ईरान कर रहा था, जिसे कि इजराइल को नामंजूरी थी। साथ ही साथ अमेरिका ने तो अब तो 3 प्लांट्स को ध्वस्त कर ही दिया है। तो ऐसे में इन प्रोजेक्ट्स के डिमोलिश होने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या ईरान के इरादे कम पड़ जाएंगे? क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है वो अभी रुकेगा नहीं, और कहीं ना कहीं जो इसका ये न्यूक्लियर प्लांट है वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है और वहां पर काम चलता रहेगा। देखिए, मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ कि जब आप न्यूक्लियर वेपन की बात कर रही हैं तो सिर्फ यूरेनियम, उसका उसका यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए काफी नहीं होता है। उसके लिए आप देखिए, आपको बहुत चीजें जरूरत पड़ती है। आपने एनरिचमेंट उसका कर भी लिया है, फिर उसमें डेटोनेशन के लिए आपको कोई सिस्टम चाहिए, और उसके अलावा जो 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 चेन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, तो ये बहुत सारी चीजें होती है। और अगर मान लीजिए हम इस बात को, ईरान की बात को मान लेते हैं कि उन्होंने एंटिसिपेट किया था इस प्रकार के हमले को और उन्होंने यूरेनियम कहीं और शिफ्ट कर दिया था, लेकिन अब क्या उनके जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान हुआ है, जो उनके सेंट्रीफ्यूजेस को लगभग लगभग खत्म कर दिया है इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के, और जो उनके साइंटिस्ट को इतनों को एलिमिनेट कर दिया है, और जो कई किस्म की जो उनकी चीजें, तो दोबारा उस फैसिलिटी को रिक्रिएट करने में समय लगेगा। ये बात आप मान लीजिए कि वो कम से कम, जीतू, कम से कम 10 साल पीछे चला गया है ईरान जी। अपने वेपनाइजेशन के उसमें। लेकिन जो आपका प्रश्न है उसका जवाब मैं देना चाहता हूं। आपने कहा कि क्या इससे ईरान अपना ये छोड़ देगा? ईरान नहीं छोड़ेगा। दोबारा इसको प्रयास करेगा कि किस प्रकार जल्दी से जल्दी इसको रीइंस्टेट कर सके अपने पूरे सिस्टम्स को, और फिर वो अपना जो जो उनका काम है वो करना शुरू कर देगा। एक बात हमको मालूम होनी चाहिए कि उनके पास हथियार था नहीं। हम्म। वो बनाने की जी। के करीब आ चुके थे, हम्म। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम्म। उसके पास हथियार था और आप उस पर हमला कर दें। जो उन्होंने इराक के साथ किया था, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लगता है अमेरिका का वही चाल यहाँ पर चल रही थी। और मेरे हिसाब से ये बात जो है वो ठीक नहीं है, और इसलिए ईरान को हक है हम्म। अब कि वो दोबारा अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करे। कब कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, अमेरिका को करने नहीं देगा या नहीं देगा, इसराइल क्या करेगा, जी। ये बात सोचने की है। लेकिन विश्व के गीतू बहुत सारे देश आज ईरान के साथ आ गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री जो है वो पुतिन से बातचीत कर रहे हैं। चीन ने बता दिया है, ये तक कह दिया है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स देने को तैयार हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। तो ये बहुत बड़ा उनको उनके पास सपोर्ट है, और ये उनका ये जो कार्यक्रम है ये बंद होने वाला नहीं। बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी भी जुड़ गए हैं। संजीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से सर ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था, न्यूक्लियर पार बनने की कोशिश की जा रही थी ईरान की तरफ से, सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि तकरीबन अगर हम विश्व की बात करते हैं, 9 ऐसे देश जो कि एक तरह से परमाणु संपन्न हैं और उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो ऐसे में बाकी देशों को क्यों रोका जा रहा है? सिर्फ ये कहकर कि आप जिम्मेदार नहीं हैं और आप इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गारंटी तो किसी भी देश के लिए हम नहीं ले सकते हैं कि वो कितना जिम्मेदार है और कब तक वो इस न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा, कब नहीं करेगा। तो ये सब जो भूमिका बनाई जा रही थी, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इसको लेकर किस तरह की आलोचना इस वक्त विश्व में हो रही है? देखिए, जो अभी जनरल माथुर साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात से पूरा सहमत हूँ। अमेरिका ये जो कहना कि जी ये देश न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है और ये देश नहीं बना सकता, उसकी कोई परिभाषा नहीं है जो कि इंटरनेशनल लॉज में कोई मानी जाए। अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता तो मेरे हिसाब से उससे ज्यादा तो पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए था जी। बनाना न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, तो ये जो है अमेरिका का ये कहना, अमेरिका का जो बेसिक इंटरेस्ट है वो ये है कि किसी तरीके से, जिस तरीके से इराक में सदाम हुसैन को फांसी लटका के और इराक के ऊपर पूरा उथल पुथल कर दिया अमेरिका चाहता है, उसी तरीके से ईरान को भी उथल पुथल कर दिया जाए, उसके ऊपर डोमिनेशन। कोई भी अमेरिका की आप कहीं पे भी पॉलिसी देखें, कोई भी अगर रजीम, कोई भी सरकार अगर अमेरिका के सुर में नहीं बोलती है तो पहला काम उनका जो ये होता है कि या तो डायरेक्टली डीप स्टेट के थ्रू, या जो है इस तरीके की कार्रवाई करके वहां की रजीम को चेंज करो और वो रजीम लेके आओ जो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता रहे।
अभी दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन उस लेवल तक किया गया है कि ईरान जो है अब आगे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाएगा? मुझे अभी इस तक के कोई पुख्ता प्रूफ नहीं आए हैं कि कितना डैमेज हुआ है। यूरेनियम की खबर ये है कि यूरेनियम उन्होंने ऑलरेडी शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि ईरान को पता था कि ये जो एक स्टेज में अभी तो इजराइल हमला कर रहा है जिसके पास बंकर बस्टर बॉम्ब नहीं है, लेकिन किसी की ना किसी स्टेज पे बंकर बस्टर बॉम्ब से जो है अमेरिका हमला करेगा। तो वो उन्होंने अपना जो 600 केजी कहते हैं या 400 केजी जितना था उसको जो है शिफ्ट कर लिया। अब जनरल साहब जो बात कह रहे थे कि सिर्फ यूरेनियम ही नहीं चाहिए किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर मिसाइल को बनाने के लिए, उसके लिए बाकी भी ये तो अगर वो सेंट्रीफ्यूजेस हैं, बाकी चीजें हैं, अगर वो तबाह कर दिए गए हैं तो उनको कितना तबाह हुआ और उनको कितना समय लगेगा ये अभी जानना बड़ा मुश्किल है। अभी दूसरा सवाल आपका ये आता है कि क्या जो है अमेरिका या जो बाकी कंट्रीज हैं उन्हीं को हक है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का? हर देश को अपनी सुरक्षा करने का सबको हक है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा हो। हाँ, ये जरूर देखा जाना चाहिए कि कौन देश जो है लापरवाही है, कोई जो है रोग स्टेट है, कोई इमेच्योर स्टेट है, तो उस पे जरूर आप लगाम लगा के रखो। लेकिन पॉइंट ये है कि इसको कौन डिफाइन करेगा? अगर इसकी डेफिनेशन ये है कि वो एक दहशतगर्द ऐसा मुल्क नहीं होना चाहिए जो बाहर जो है दहशतगर्दी पास के मुल्कों में दहशतगर्दी फैला रहा है, तो मेरे हिसाब से पहला काम अमेरिका को ये करना चाहिए कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बॉम्ब हो उनको किसी तरह न्यूट्रलाइज करे। उसके बाद अमेरिका का हक बनता है कि वो ईरान को बोले कि आप बम नहीं बना सकते। क्योंकि ईरान बम इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि उसको ईरान का जो बम है उसका खतरा इसराइल को है, और इसराइल अमेरिका का एक बहुत तगड़ा पार्टनर है, बहुत तगड़ा एलाई है। तो अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास हम बॉम्ब आए और वो इसराइल के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन अगर पाकिस्तान के ऊपर पास बॉम्ब है और वो उसकी न्यूक्लियर मिसाइल्स, जो उनके रेलवे मिनिस्टर ऑपरेशन सिंदूर से पहले बोल रहे थे कि हमने 130 मिसाइल जो है भारत की तरफ लगा के रखी हुई है, वो कोई चौके में सजाने के लिए नहीं है, तो वो उसका पाक अमेरिका के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उनके। बल्कि जो आर्मी चीफ जो बाद में 4 दिन की लड़ाई में, मेरा ख्याल पहले वो जनरल होंगे जो 4 दिन में जो है फील्ड मार्शल बन गए, उनको लंच के लिए व्हाइट हाउस में बुलाया जाता। तो ये जो अमेरिका की दोहरी पॉलिसी है ये बिल्कुल गलत है। हर देश को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, और उसी अधिकार के रहते हुए ईरान जो कुछ भी इजराइल के ऊपर कर रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कर। बिल्कुल अनुज सर, यहाँ पर ये भी बताइए सर, अभी जो ये जंग छिड़ी हुई है ईरान और इजराइल के बीच, इसमें हम कैसे समझे ये युद्ध किस गति की तरफ जा रहा है, एस्केलेशन कहाँ पर है? और क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कि इसमें रूस और चाइना मदद की बात कर रहे हैं, अगर मदद मिल जाती है ईरान को तो जाहिर सी बात है युद्ध खत्म नहीं होगा। और हमने ये इतिहास भी देखा कि कितने वर्षों तक युद्ध चले हैं। यानी अगर हम ये समझे कि यहाँ पर ईरान को अमेरिका पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगा तो वो शायद संभव नहीं है। अगर यहाँ ईरान को मिसाइल की मदद मिल जाती है, रूस करता है चाहे चाइना करता है, किसी भी तरह के वेपन्स की मदद, तो ये युद्ध जो है आगे बढ़ सकता है। जी, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर पहले तो ये देना चाहता हूं, मदद मिले या ना मिले ईरान लड़ेगा। 1 पॉइंट, मदद मिलती है खुशी की बात है, नहीं मिलती है तो भी ईरान लड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ईरान कोई छोटा क्या कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कोई हमास, हूथी या हिजबुल्ला नहीं। ईरान एक शक्तिशाली देश है, उसके पास एक वेल ट्रेन्ड बैटल हार्डन्ड आर्मी है। बैटल हार्डन्ड इसलिए कह रहा हूं, लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि जितनी मिसाइलें होनी चाहिए थी वो अब खत्म हो रही हैं। 2 हफ्ते में पूरा एक तरह से मानिए ईरान के वेपन्स खत्म हो जाएंगे। ये आकलन है, ये हम नहीं कह रहे, ये लगातार जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं उनकी तरफ से। ये आकलन है। मैं भी इस आकलन से इत्तेफाक किसी हद तक रखता हूं, लेकिन मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि हम जब आप हमस जो कि छोटे से इलाके में है उसको 1.5 साल से खत्म नहीं कर पाए, तो आप किस तरह से सोच रहे हैं कि आप ईरान जैसे बड़े शहर, बड़े देश को, जो कि एक बहुत पुरानी सभ्यता है, जिसके पास एक बहुत जबरदस्त आर्मी है, बैटल हार्डन्ड आर्मी है, इराक के साथ 80 से 88 तक 8-9 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी है, बहुत वेल ट्रेन्ड है, वेल इक्विप्ड है, उनके से ये बहुत आसान नहीं होता है। तो ये पहली बात तो उनको मदद आएगी।
चाहे कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। जब कोई देश ये कह सकता है कि हम उनको जी। परमाणु हथियार देने को तैयार हैं, तो फिर आप क्या सोच रहे हैं कि मदद वो नहीं करेगा? मदद आएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर इसराइल और अमेरिका समझते हैं कि उनको पूरी तरह से दबा करके और 2 4 5 10 हमले करके उनको इस प्रकार से उनको घुटनों पर लाया जा सकेगा, वो पाकिस्तान भी नहीं है। वो पाकिस्तान में और ईरान में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये मेरा मानना है कि ये लड़ाई अभी चलने वाली है। अब दायरे की जब आप बात कर रही थी गीतू, तो दायरे का मैं बताता हूं कि ये लड़ाई ईरान भी नहीं चाहता कि वो अमेरिका के एसेट्स के ऊपर डायरेक्टली हमला करे। तो मेरा ये मानना है कि ईरान जो है फिलहाल अमेरिका के जो 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 वो है जो एसेट्स हैं, जो कि उनके वहां पर बेसिस हैं, अब मिलिट्री एयरबेसेस, बेसिस, जी वो सर। एक मिनट जो दूसरे देशों में, उन पे हमला शायद अभी ना करे, क्योंकि उससे क्या होगा कि अमेरिका के ऊपर हमला होगा, साथ ही साथ वो देश जहां पर वो एसेट है वो गेट इन्वॉल्व। अगर मान लीजिए ओमान में किसी अमेरिका के एसेट पे आप हमला करते हैं, तो ओमान गेट्स इन्वॉल्व। तो ये वो नहीं चाहेगा। तो मेरा ये मानना है कि वो ऐसे अगर अमेरिका के ऊपर हमला करेगा भी, तो ऐसी एसेट्स के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा जो कि एक्सक्लूसिवली अमेरिकन है। उदाहरण के लिए अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अमेरिका की जी। जो नेवल एसेट्स वहां पर लगे हुए हैं। और तीसरी चीज है कि वो अपना इसराइल के ऊपर हमला और इंटेंसिफाई करेगा और बेहतर तरीके से करेगा, क्योंकि सारी लड़ाई, जैसे कि कल वो बता रहे थे, सारी लड़ाई इसराइल की वजह से है। और इसराइल क्योंकि अमेरिका का एक शो केस है मिडिल ईस्ट में, इसलिए सारी लड़ाई उसकी वजह से। तो इंटेंसिटी इसराइल पर हमलों की बढ़ने वाली है। जी। बिल्कुल। और संजीत सर, यहाँ पर ये भी बताइए, जिस तरह से लगातार ईरान ये दावे कर रहा था कि अगर किसी भी तरह से अमेरिका हमको हर्ट कर गया, यानी हम पर हमले तो कर ही दिए हैं न्यूक्लियर साइट्स पर, और किसी भी तरह से अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश अमेरिका करता है तो उसे तैयार रहना चाहिए कि जवाबी हमला होगा ईरान की तरफ से। और यहाँ पर मैं बात करूंगी 9 एयरबेसेस की, जो कि मिडिल ईस्ट में ही है और यूएस की एयरबेसेस हैं। तो जिस तरह से सर भी बता रहे थे कि अगर यहाँ से किसी भी एयरबेस को तबाह किया जाता है, उस पर अटैक किया जाता है ईरान की तरफ से, तो जाहिर सी बात है वो अपने आप ही देश इन्वॉल्व हो जाएगा इस जंग में। तो क्या ये कोशिश ईरान कर सकता है? क्योंकि देखिए, अगर वो देश भी इन्वॉल्व हो गया तो जाहिर सी बात है जो जंग है ये और बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, ईरान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्या तबाह करने की कोई साजिश, प्लानिंग है? ये तो जी, जनरल साहब की बात से मैं पूरा सहमत हूँ। ईरान इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा कि जो मिलिट्री बेसिस है अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, 9 है 10 है, उनके ऊपर हमला करे, क्योंकि उनके ऊपर हमला करने से फिर जो है अमेरिका बिल्कुल डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व पूरा हो जाता है तो फिर ईरान के लिए उतनी ही उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगर आपको अमेरिका को चोट पहुंचानी है तो अमेरिका के बेसिस को बर्बाद करने की बजाय आप इसराइल को, जितना आप इसराइल को पिटाई करोगे, इसराइल को जितना बर्बाद करोगे, तो इनडायरेक्टली आप अमेरिका को बर्बाद कर रहे हो। तो मेरे को नहीं लगता कि ईरान को इस स्टेज पे, जब तक पूरा का पूरा रशिया और चाइना उसको पूरी सपोर्ट में ना आ जाए, डायरेक्ट सपोर्ट में, तब तक ईरान को सिर्फ और सिर्फ इसराइल के ऊपर हमला करना चाहिए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की, जैसा कि उनके पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया, पारित कर दिया इस प्रस्ताव को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाए, तो एक ईरान के पास एक बहुत बड़ा हुक्म का इक्का है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर बंद करता है तो उसके बाद जो है पूरा का पूरा प्रेशर जो है यूरोपियन कंट्रीज का, चाइना का, इंडिया का सारा प्रेशर जो अमेरिका और इसराइल पे आएगा कि आप लड़ाई को बंद कर दीजिए, क्योंकि पूरी इकोनॉमिक, पूरी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो पूरी उथल पुथल हो जाएगी। और जैसा आज की खबरें आ रही हैं, निफ्टी नीचे जा चुका है, सेंसेक्स जी। नीचे जा चुका है, बीएससी, तो उस हिसाब से ज्यादा ज्यादा होगा। तो मेरा ये मानना है कि इस मामले अमेरिका के जो बेसिस है उनको नहीं छेड़ना चाहिए ईरान को। ईरान को जितना पनिश इसराइल को ईरान कर सकता है, वो इनडायरेक्टली आप अमेरिका को ही कर रहे हो। और आप ये भी दिखा रहे हो कि हम तो सिर्फ इसराइल को ऊपर हमला कर रहे हैं, हम अमेरिका के ऊपर हमला नहीं कर रहे। बोलने के लिए आप जो मर्जी बोलते रहे, उससे ईरान को ज्यादा फायदा रहेगा, जी। उससे ईरान ज्यादा दिन लड़ सकेगा, और उससे ईरान जो है, इसराइल जो कि मेन आर्किटेक्ट है पूरी इस लड़ाई का, उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचेगा।
गीतू जी। बिल्कुल। जी अनु सर, और ऐसे में यहाँ पर ये भी देखना होगा, हूती की तरफ से भी एक धमकी दी गई थी अमेरिका को कि अगर आप जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है तो इसके लिए अब जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। जो रेड सी है वहां पर अमेरिका के जो शिप्स होंगे उन पर वार किया जाएगा, उन्हें उड़ाने की कोशिश की जाएगी। कितना संभव हो पाएगा ये? हाँ जी, तो देखिए थोड़ी देर पहले भी पिछले सेशन में भी मैं यही बात कर रहा था कि जो वन ऑफ द ऑप्शंस जो है ईरान के पास वो ये है कि वो दोबारा अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनको ज्यादा एक्टिव कर दे और ज्यादा उनको उस एक्टिव करके और इजराइल के ऊपर भी और अमेरिका की शिपिंग के ऊपर भी और हर वो शिपिंग जो कि इजराइल को मदद करने के लिए इस प्रकार से वहां पर है उनके ऊपर हमले कर सके। तो मेरा ये मानना है कि अभी आप देखेंगे आने वाले कुछ समय में हमास, हालांकि वो बहुत कमजोर हो चुका है, हिजबुल्लाह बहुत कमजोर हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके आप हमास, हिजबुल्लाह और हूती जिसके पास अभी थोड़ी बहुत शक्ति है वो इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। ये एक अच्छा ईरान के पास ऑप्शन है और मैं आपको बता सकता हूं कि ये ऑप्शन साथ साथ इजराइल पे हमले करने के साथ साथ अगला जो ऑप्शन वो करेंगे वो ये करेंगे। जहां तक हॉर्मुज का सवाल है, मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अगर बाकी देशों को नुकसान है तो उससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक नुकसान ईरान को स्वयं होगा, क्योंकि अगर उनका खुद के वहां से ऑयल, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी टू ए लार्ज एक्सटेंट गीतू इनके ऊपर ऑयल इकोनॉमिक ऑयल के पेट्रोल डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो उसको भी नुकसान होगा। तो पहली बात, क्या वो इसको करना चाहेगा और करना भी चाहेगा तो वो किस प्रकार से अपना खुद का नुकसान, क्योंकि आज की परिस्थिति में उसको खुद को इस एक्सपोर्ट ऑयल से जो पैसा आ रहा है उसकी आवश्यकता है, और अगर वो भी उनको भी, तो ये निर्णय आसान नहीं होगा। देखिए इस जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो वेस्ट एशिया की पेट्रो स्टेट्स कहलाती हैं, पेट्रो स्टेट जैसे ईरान खुद, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, ये तमाम इसके ऊपर निर्भर हैं और उनकी इकोनॉमी का मेजर हिस्सा ऑयल के ऊपर निर्भर है। लेकिन कुछ देशों ने, सऊदी अरब ने, इराक ने, इन्होंने पाइपलाइंस डाल दी हैं और ये इसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अवॉइड करके अपने अभी भी अपना ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में भेज सकते हैं। लेकिन जो असल नुकसान होगा वो ईरान को स्वयं भी बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल सर, इस पर चर्चा जारी रहेगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने ईरान पर फिर से हमला किया है। तो ईरान के 6 एयरबेस पर बम बरसाए गए हैं। देखिए बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। ये बड़ी जानकारी, ईरान के 6 एयरबेसेस पर बम बरसाए गए हैं। जो जानकारी में मिल रही है, इजरायली हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। तो लगातार ये हमले किए जा रहे हैं और ऐसे में 15 फाइटर जेट्स और चॉपर तबाह करने का दावा भी इजराइल कर रहा है। तो एक बार फिर से ईरान पर अटैक किया गया है। इजराइल ने ईरान पर फिर से हमला किया है जिसमें बड़ा नुकसान हुआ है ईरान को। ये जानकारी सामने आ रही है, 6 एयरबेसेस पर बम बरसाए गए हैं। तो इजरायली हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, 15 फाइटर जेट और चॉपर तबाह करने का दावा यहाँ पर इजराइल कर रहा है। एक बड़ा नुकसान ईरान को यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये जो पूरी गतिविधियां चल रही हैं और ये जंग चल रही है, ऐसे में यूएस का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर भी, जिसका जिक्र हम लगातार करते हैं, तो 25 मिनट में 3 परमाणु यहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं। 7 स्टिल्थ बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे में देखिए अनुज सर, यहाँ पर ये जो हमले किए जा रहे हैं, इजराइल अभी नहीं रुक रहा है। उन्हें लग रहा है कि हम ईरान को किसी भी तरह से कमजोर करें और एक बार फिर से कोशिश, 6 एयरबेसेस तबाह कर दिए गए हैं। जी, तो देखिए इजराइल का और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इजराइल का मेजर एडवांटेज ये है कि ईरान की जो एयर स्पेस है, ईरान के एयर स्पेस पे पूरा उनका कंट्रोल है। जब एयर स्पेस पे कंट्रोल होता है तो इस प्रकार की लड़ाई में, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट वॉर है और आप दूर से 1500 किलोमीटर दूर से एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, तो उसमें एयर स्पेस का महत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि आपकी जो चाहे मिसाइल हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो और किसी किस्म की बम्बार्डमेंट हो, वो सब एयर स्पेस का प्रयोग करती है। तो जब तक ईरान के एयर स्पेस का कंट्रोल इजराइल के हाथों में रहेगा, तब तक उनके लिए बड़ी आसानी से वो ईरान के ऊपर लगातार हमले करते चले जाएंगे। अब मेरा मानना यह है कि अब ईरान को अपने एयर डिफेंस एसेट्स को और पुख्ता करने की जरूरत है। और अभी जो उनके विदेश मंत्री पुतिन के पास गए हुए हैं, वो वहां पर जाकर के निश्चित रूप से इस बारे में बात करेंगे। और मुझे लगता है कि जब तक
ईरान अपने एयर स्पेस को किसी प्रकार से वापस न ले ले या उसका थोड़ा बहुत कंट्रोल अपने पास न कर ले, तब तक आसानी से ईरान, और आप देखिए स्टेल्थ बॉम्बर ठीक है, फिर भी किस प्रकार से 39,000 किलोमीटर उड़ करके एक जहाज उधर से आया, मिसौरी से, अमेरिका के भी बिल्कुल सेंटर से, और वो आकर के ईरान में हमला करके चले गए। तो ये तमाम चीजें इसलिए हो पा रही है कि पहले उन लोगों ने इस बात का यकीन किया कि वो टोटल एयर डोमिनेशन, एयर स्पेस को टोटली कंट्रोल करें, न केवल वहां की बल्कि जो बाकी एन रूट कंट्रीज हैं उनको उन्होंने अपने अपने कॉन्फिडेंस में लिया। अब आप देखें कि जॉर्डन की एयर स्पेस इसराइल इस्तेमाल कर रहा है, सऊदी अरब के एयर स्पेस का इसराइल इस्तेमाल कर रहा है। ये तमाम जो चीजें आप देख रही हैं उसकी वजह से वो जी बिल्कुल। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को पहुंचे हुए हैं, रूस से मदद की दरकार जरूर होगी, पुतिन के साथ ये बैठक हुई है, और ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो रूस है वो कूटनीतिक तौर पर तो मदद कर सकता है ईरान की, लेकिन अगर बात की जाए वेपन्स के लिहाज से तो शायद उतनी मदद नहीं मिल पाएगी जितनी ईरान ने उम्मीद लगाई है। क्या लगता है सिरोही सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए गीतू जी, ये जो गए हैं फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, वो उनसे जो है बातचीत करने गए हैं, उनकी जो है, क्योंकि इन दोनों की आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और उनके बाद जो है क्या हथियार की जरूरत है, क्या हथियार रशिया दे सकता है, रशिया नहीं दे सकता तो क्या चाइना के थ्रू हथियार आ सकते हैं, तो ये सब चीजों पे बात होगी। और जैसे जनरल साहब बैठ रहे थे, पहला काम उनका ये है कि उनको एयर डिफेंस अपना सिस्टम S-400 वगैरह रशिया से इमीडिएटली मांगने चाहिए और रशिया को इमीडिएटली देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब कुछ नहीं है अगर आप जो है, जब किसी को आपकी जिसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको किसी की चीज की जरूरत है और आप दे ना पाए, तो इसमें रशिया का, अगर जो बाकी देश हैं, सीरिया ने देख लिया कि रशिया ने उनकी कोई मदद नहीं करी, अब अगर ईरान को भी ये लग गया कि रशिया कोई मदद नहीं कर रहा, तो फिर रशिया की जो अपनी धाक है पूरे वर्ल्ड में वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो पुतिन साहब को इंटरवीन तो करना पड़ेगा। अब वो इंटरवीन डायरेक्टली खुद लेकिन सिरोही करके सर, यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी रहेगी ना रूस के पास कि देखिए मेरे पास तो, मैं तो खुद जंग में इन्वॉल्व हुई, यूक्रेन के साथ मेरी जंग जारी है, तो क्या वो बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पर रूस को कि वेपन्स अपने लिए इस्तेमाल करें या दूसरों को दें? देखिए ऐसा है, रशिया एक बहुत बड़ा देश है, रशिया के पास जो उनकी वेपन इंडस्ट्री है बहुत बहुत बड़ी है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं यूक्रेन से, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पास जो है हथियार नहीं। ऐसे तो ईरान ने जो अपने ड्रोन्स वगैरह रशिया को दिए थे जो यूक्रेन में यूज किए गए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि रशिया कह दे कि मैं तो जो लड़ाई में फंसा हूं मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ईरान ने रशिया की बहुत मदद करी है यूक्रेन की लड़ाई में। अगर रशिया खुद नहीं दे सकते तो चाइना के थ्रू दिलाए, नॉर्थ कोरिया के थ्रू दिलाए, बेलारूस की तरफ से दिलाए, ये ही 3-4 मुल्क है जो कि रशिया की बातें सुनते हैं। तो मुझे लगता है वो किसी ना किसी उम्मीद में गए हैं, और उम्मीद में गए, और यहाँ तक जब जो जैसे जनरल साहब बता रहे हैं, उनके जो रशिया के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने ये दावा किया कि कई देश अपने न्यूक्लियर बॉम्ब देने के लिए तैयार हैं। तो न्यूक्लियर बॉम्ब देने के लिए कौन देश है? ये चार ही देश। खबरें सामने आ रही है कि चीन मदद कर सकता है, सामने से नहीं तो छिपकर करेगा चीन मदद, लेकिन हाँ मदद तो मिलेगी ईरान को, ये बात जाहिर है माथुर सर। और ये लगातार ये रिपोर्ट्स बता रही हैं, हम जिस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं वो भी इसी और इशारा कर रहे हैं कि चीन की तरफ से मदद मिलेगी। ये हो सकता है कि सामने से प्रत्यक्ष तौर पर नहीं मिल रही है, लेकिन हिडन तरीके से मदद जरूर करेगा चीन। सामने से भी आ रही है। अभी खबर आई थी, मैं इसको मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता हूं, लेकिन खबर एक आई थी कि उन्होंने एक मिसाइल्स का जखीरा भेजा है, 2 या 3 एयरक्राफ्ट चाइना से आकर के और ईरान में लैंड हुए हैं। देखिए क्या है कि आज जो परिस्थिति है वो बिल्कुल क्लियर है, 2 भागों में बटा हुआ है विश्व, और एक भाग, और ये भाग अभी ईरान की लड़ाई की वजह से नहीं है, ये जो क्रिक के बाद थोड़ी देर 2-3-4 महीने से हम कर रहे हैं, चाइना, रशिया, ईरान और कोरिया, तो ये जो अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट काफी समय से अपना इन्होंने बना के रखा हुआ है, और मुझे लगता है कि इसी अलाइनमेंट से ईरान के लिए मदद आनी चाहिए। रूस बहुत शक्तिशाली देश है, आज भी इतने दिनों से लड़ रहा है, बावजूद उसके रशिया के जो वेपन एक्सपोर्ट में कमी नहीं आई है। जो उनके अपने खुद के लड़ाई के लिए हथियार हैं वो उनके पास हैं, उसके अलावा वो लगातार इतने हथियार प्रोडक्शन की काबिलियत रखते हैं कि वो अपना जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको चालू रख सकें।
तो ये बात तो उनके पास, ये आर्ग्यूमेंट तो मेरे हिसाब से है ही नहीं कि वो ईरान को कह दें कि भाई हम आपको हथियार, एयर डिफेंस हथियार दे नहीं सकते। क्योंकि जहां तक सवाल एयर डिफेंस का है, वो ड्रोन्स की बात अलग है, ड्रोन्स बहुत ज्यादा चाहिए थे। एयर डिफेंस सिस्टम्स मुझे लगता है रशिया के पास होने चाहिए, जो कि वो ईरान की मदद करने के लिए दे सकें, और भी कई देश हैं जो कि उनकी मदद के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ईरान भी एक बहुत बड़ा शक्तिशाली मुल्क है, और मदद और नो मदद वो हमले जारी रखेगा। ईरान जो है इतनी आसानी से सक्कम करके और डील पे साइन करके अपने आप वो नहीं करेगा। लेकिन एक चीज जो मुझे भी लगती है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जस्टिफिकेशन है कि ईरान को उनका प्री 79 ग्लोरी उनको दिलाने की आवश्यकता है। ये जो मुल्ला रिजीम जब से आई है, देखिए ये इतिहास है, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब इजराइल बना था तो पूरे अरब देशों ने उसके ऊपर उसी समय 2 या 3 महीने के अंदर बहुत भयंकर हमला कर दिया था, 11 देशों ने मिलकर के। उस समय जो 3 इस्लामिक देश थे जो कि इजराइल के पक्ष में उनके साथ खड़े हुए थे, वो थे ईरान, तुर्की और इथियोपिया। तो ये वो देश था जो जिसके इजराइल के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध थे। उनकी उनकी डायरेक्ट फ्लाइट थी, चार्टर्ड फ्लाइट्स, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये सिर्फ और सिर्फ जो इस्लामिक क्रांति इजराइल और ईरान में हुई है 1979 में, और आयतुल्लाह खamenei जब आए, हालांकि आवाजें पहले भी ऐसे लोगों की उठ रही थी जो कि कट्टरवाद का समर्थन करते थे। लेकिन जब वो क्रांति हुई, उसकी 2 वजह थी। एक तो जो क्रांति होनी थी वो, और दूसरी वजह थी 77-78 में एक बहुत जबरदस्त डिक्लाइन उनकी इकोनॉमी में आया और एक रिसेशन वहां पर आया। तो उसने आग में घी का काम किया और वो इस्लामिक क्रांति वहां पर सफल हो गई। तो उसके बाद से जो ईरान है वो लगातार नीचे की तरफ चल रहा है। ईरान वॉज ए वेरी प्रोग्रेसिव नेशन जी जीतू, बिल्कुल। बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री थी, बहुत समर्थ कंट्री थी, उसको भी कहीं ना कहीं खराब हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो मुल्ला रिजीम है, इसको जाने के लिए अगर बिल्कुल। और कोई भी सर कुछ भी शायद कर यही सकता वजह है है। कि तख्ता पलट की बातें सामने आने लगी है और एक बार कोशिश की जा सकती है, क्योंकि जो मौका है, जो माहौल है, उसमें पूरी संभावनाएं हैं कि ऐसा हो सकता है सिरोही सर कि यहाँ पर तख्ता पलट होगा और खamenei का शासन जाएगा। आपको कितनी संभावनाएं लग रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि तख्ता पलट हो सकता है। खमेनी साहब, या तो तख्ता पलट हो सकता है या खमेनी साहब को मारा जा सकता है। वो अमेरिका जिस दिन चाहेगा, वो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मना किया हुआ है, जिस दिन अमेरिका ग्रीन सिग्नल दे देगा इसराइल को, उस दिन जो है एसेसिनेट वो कर देंगे, चाहे वो कितने भी बंकर में छुपे। अभी सवाल ये आता है कि क्या तख्ता पलटने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अगर तख्ता पलटने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वो तो अमेरिका तख्ता पलटवा देगा, कोई इशू नहीं। पर क्या जो नया रजीम आएगा, नए लोग आएंगे, क्या वो कट्टरपंथी नहीं होंगे? क्या वो जो है इजराइल को नहीं बोलेंगे कि हम यहूदियों को खत्म कर देंगे? क्या वो ये नहीं बोलेंगे कि हम जो है, हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने से कोई नहीं रोक सकता, हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे? मैं आपको बता रहा हूं कि इस स्टेज में अमेरिका को भी पता है कि ये काफी नजदीक थे न्यूक्लियर डील करने के, लेकिन इसराइल ने प्रीएम्प्टिव करके न्यूक्लियर डील को खत्म करा दिया। नहीं तो इसी रजीम के साथ, क्योंकि ईरान में आप देखिए कोई भी लीडर ये नहीं बोल रहा है कि हम बम बनाएंगे। डिप्लोमेटिकली वो बात करने के लिए तैयार थे, लेकिन जो शर्तें रखी गई थी वो ज्यादा खतरनाक शर्तें थी जो ईरान को मंजूर नहीं थी। अमेरिका ने प्रपोजल दिए, ईरान ने उन प्रपोजल को मना कर दिया। अभी ईरान अपने काउंटर प्रपोजल देने वाला था एतवार को, 15 जून को, और उस 13 जून को जो है इसराइल ने हमला कर दिया। तो तख्ता पलटा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका ने बहुत जगह पे तख्ता पलटे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डीप स्टेट की वजह से। बांग्लादेश में हमको पता है, पाकिस्तान में हमको पता है। पर क्या तख्ता पलटने से प्रॉब्लम हल हो जाएगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है गीतू जी। जी बिल्कुल। और ऐसे में माथुर सर ये भी समझना होगा कि देखिए, जिस तरह से हम बात करते हैं मुस्लिम देशों की, वहां पर भी विभाजन हम देखते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बंटवारा है, कुछ देश एक साथ हैं तो कुछ दूसरे देश नहीं है। तो ऐसे में अभी फिलहाल क्या मौजूदा हालात बने हैं मुस्लिम कंट्रीज की? अगर हम बात करते हैं, ईरान को कितना सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, इस्लामिक देशों में देखिए कभी भी एकता नहीं थी। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास, अगर समय है तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या हुआ था। कि ये
कब ओआईसी कब और कैसे बना? ओआईसी तब बना जबकि मस्जिद अल अक्सा में 1969 में एक आगजनी की घटना हुई। उसके बाद पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो इकट्ठा आया और उन्होंने ओआईसी बनाई और उसको पूरी एक सिरे से कंडेम किया। फिर 1973 की यौम किपुर जो वॉर थी, अरब इजराइल वॉर, उसमें इन लोगों ने सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, इन लोगों ने सैंक्शंस लगा करके या तेल बंद करके या कुछ करके इकट्ठा एक सॉलिडारिटी का परिचय देने की कोशिश करी। लेकिन ये जो इस्लामिक जो टुगेदरनेस थी वो बहुत ज्यादा चली नहीं। 1979 आते आते जब वहां पर वो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, तब वो दोबारा बिखर गई। उस समय सऊदी अरब ने देखा कि ईरान को वो एक शत्रु के रूप में उन्होंने देखना शुरू कर दिया, तो वो पहली शुरुआत थी। उसके बाद तुर्की ने दूसरा अपने उनके ताबूत में कील डाली इसकी यूनिटी की, और उनका जो अपना खुद का ही एजेंडा था कि वो खलीफा बनना चाहते थे इस्लामिक वर्ल्ड का, तो उन्होंने अलग से वहां पर अपने मनूवर्स और पोस्चरिंग करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान का अलग एजेंडा है कि वो चाहता है कि वो अकेला दुनिया में न्यूक्लियर ताकत बना रहे इस्लामिक वर्ल्ड में, ताकि वो इस्लामिक वर्ल्ड को रूल कर सके। तो आज की जो परिस्थिति है वो ये है कि इस्लामिक वर्ल्ड इकट्ठा न है, न था, न है। वो जो 1969 से 1979 का छोटा सा एक दशक था, उसमें भी कई सारे चीजें उसमें नजर आ रही थी। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की, ये दो मेन कॉजेज हैं जिनकी वजह से इस्लामिक वर्ल्ड में एका नहीं हो पा रहा है। दूसरी वजह मैं बताता हूं गीतू आपको। दूसरी वजह यह है कि इस्लामिक वर्ल्ड के बहुत सारे देशों को इस बात का गुमान है, खास करके जो देश सऊदी अरब है या यूएई है जो कि तरक्की कर रहे हैं, वो इस बात को समझ चुके हैं कि केवल तेल और टेररिज्म, इन दोनों चीजों से वो 1000 साल तक नहीं रह सकते। अगर उनको आगे इस दुनिया में बने रहना है और तरक्की करनी है, तो उनको इंटेग्रेट करना पड़ेगा बाकी विश्व के साथ। बाकी विश्व के कट्टरपंथ के साथ वो आगे नहीं बढ़ सकते। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि यूएई और सऊदी अरब और ये लोग जो हैं, ये पूरी दुनिया के साथ ट्रेड वाइज इंटेग्रेट हो रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं और सब चीज, सारी बातचीत चल रही है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ एक्चुअल हुआ है कि मैंने यूएई में एक ट्रेड फेयर देखा था कुछ 4-5 साल पहले, और उस ट्रेड फेयर में मेरे को लगता है कि शायद इतिहास में पहली बार हुआ था कि यूएई में दुबई में ट्रेड फेयर हो रहा है और वहां पर एक पेवेलियन इजराइल का लगा हुआ था। इसका मतलब यह है कि टैसिट जो रिकॉग्निशन है उस कंट्री का, जिसको कि कई देश अब ऐसा करें कि वो दे डोंट एग्जिस्ट, उनको रहने का अधिकार नहीं है। तो जब तक ये रेडिकल माइंडसेट नहीं निकलेगा जीतू ईरान का, तो जब मैं बात कर रहा था कि अगर वहां पर रिजीम चेंज होता है, उससे होगा या नहीं होगा वो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि उससे उम्मीद है कि शायद कोई बदलाव आए। अमेरिका अपने इंटरेस्ट्स को मिडिल ईस्ट में कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेगा। अमेरिका ईरान को चीन और रूस के लिए एक गेटवे की तरह से देखता है। वो वहां पर चीन और रूस की किसी प्रकार की बहुत ज्यादा दखलंदाजी को मंजूर नहीं करेगा। तो ये तमाम चीजें हैं। लगातार ये बातें जब तक इसको किस प्रकार से समझ में आती हैं, अभी ट्रंप साहब का भी आधा साल तो हो गया है, थोड़े दिनों में वो भी जाएंगे, तो कई बातें देखने को हमें देखने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक तुर्की और पाकिस्तान जैसे सेल्फिश देश यहां पर हैं और हर एक इस्लामिक, बिल्कुल, यानी कि अभी ईरान के लिए किसी भी तरह से आप नहीं देख रहे हैं कि जो बाकी मुस्लिम देश है वो कहीं मदद करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में संजय सिरोही जी सर, आपसे हम समझना चाहेंगे सर, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं यूएनएससी को लेकर ये बात कही जा रही थी कि ईरान को एक उम्मीद थी कि यहाँ पर जाकर उसे शायद किसी तरह की उसकी सुनवाई हो सकती है या अमेरिका के लिए कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी देशों का बंटवारा यहाँ पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। अमेरिका खुद अपनी बात रख रहा था कि मैंने जो किया, हमला किया न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान की, वो सही था। वहीं जर्मनी ने भी सपोर्ट कर दिया है। दूसरी तरफ रूस और चाइना ने जरूर क्रिटिसाइज किया, तो बात वहीं की वहीं रह गई है। यूएनएससी में भी किसी तरह का समाधान नहीं निकल रहा है। देखिए गीतू जी, यूएनएससी में आप इसकी बात नहीं, आप ये देखिए कभी भी किसी का समाधान नहीं निकलता है। एक यूएन जो है ऑर्गेनाइजेशन एक टोटली डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। वो सिर्फ वहां पे बैठी है, अपना वहां पे लोग जाते हैं, अब अमेरिका में बैठे आराम करते हैं, वापस आ जाते हैं, होता कुछ नहीं है, क्योंकि कोई नहीं सुनता है। जो
जिसकी वजह से जिस देश ने इसकी सबसे पहले पहल की थी, अमेरिका ने, वो ही इसकी नहीं सुनता है। यूएनएससी में जाके, ये तो लाजमन था, क्यों ईरान को पता था कि वहां पे अगर आप लेके भी जाओगे, इमरजेंसी मीटिंग भी करा लोगे, तो रशिया और चाइना आपको सपोर्ट कर देंगे। बाकी अमेरिका तो इसराइल को करेगा। तो इसमें कोई ये नई चीज नहीं है जिसपे हमें उम्मीद नहीं थी। ये ऐसा ही होना था। और यूएनएससी से में अगर सीज फायर पास भी हो जाता, तो वो कितनी दफे यूएनओ में इसराइल के ऊपर कितनी दफे जो है ये पास हो चुका है कि लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी वारंट निकल गया है बेंजामिन नेतन्याहू के जी। नाम पे। तो ये जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म। जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कोल्ड वॉर एरा में इनको बनाया गया था शांति और पूरा संतुलन बनाने के लिए, उनमें से वो सारी की सारी आज बिल्कुल फेल हो गई हैं। इसलिए आजकल जो दो देश बायलेटरली, या चलो और तीसरा कोई मध्यस्थता करके फैसला कर ले तो कर ले, अदरवाइज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो, उनके कहने से या ना कहने से किसी देश के ऊपर आज फर्क नहीं पड़ता है। और ये हम जी। यूक्रेन रशिया की लड़ाई में देख रहे हैं, हम इसराइल हमास की लड़ाई में देख रहे हैं, और अब जो है इसराइल और ईरान की लड़ाई में देख रहे हैं। इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जी। ये इसी तरीके से चलता रहेगा। और जो एक आपका पॉइंट था कि भाई कोई भी मुस्लिम देश इनकी सपोर्ट नहीं कर रहा ईरान की, उसकी एक वजह ये भी है कि अगर आप देखेंगे जो ईरान की प्रॉक्सीज है, वो हर देश में प्रॉक्सीज है। वो प्रॉक्सीज जो है, जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, वो उस देश में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए रखी गई है। चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, चाहे यमन में हो, चाहे इराक में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे जो है फलस्तीन में है, वो सिर्फ वहां के लोगों को, वहां के गवर्नमेंट को परेशान, इसलिए अंदर ही मन में ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, जहां पे ये ईरान के प्रॉक्सीज जो है काम करते हैं, मन ही मन में वो खुश हैं कि अच्छा है ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, सपोर्ट करने की तो बात छोड़ो, जी। वो मन ही मन ताली बजा रहे होंगे। बिल्कुल। ये तो और बिल्कुल सर, और माथुर सर, यहाँ पर ये भी देखिए, एक नियम का हवाला दिया जा रहा था, जेनेवा कन्वेंशन का जिक्र भी यहाँ पर किया गया था, जिस तरह से अमेरिका ने न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, 3 साइट्स को निशाना बनाया ईरान की, और ऐसे में कहा यह जा रहा था कि नियमों का अगर हवाला दिया जाए तो अमेरिका को इस तरह की कार्रवाई करने का कोई हक नहीं है, ये टोटली गलत है, नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि अगर कोई भी न्यूक्लियर साइट से कोई बमबारी नहीं हो रही है, वेपन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उस पर अटैक करना इलीगल है, और इंटरनेशनल कोर्ट में इस मामले को उठाने का प्रावधान है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई जिस तरह से बात चल रही है कि अगर यूएनएससी सफल नहीं हो पा रहा है अमेरिका को कटघरे में खड़ा करने पे, तो क्या इंटरनेशनल कोर्ट ये कर पाएगा? इंटरनेशनल कोर्ट, जैसा अभी कल संजीत ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट है या कुछ भी, आपको मैं उदाहरण देता हूं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी में एक स्ट्रिक्ट निर्णय पास किया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, कैरी ऑन, आई विल डू नथिंग। उन्होंने कोई बात नहीं मानी। कोई देश किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था की बात सुनने को तैयार नहीं है। आपको देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका भी इतिहास बताने का प्रयास करता हूं। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो इस बात की महत्व को समझा गया था कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि जो इस प्रकार के विश्व युद्धों को या दुनिया में शांति बना सके। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, और वो जिस प्रकार का यूएन अब हो गया है, उसी प्रकार से उसने काम करना शुरू किया। कुछ देशों के कब्जे में वो था, और 15-20 साल होते 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 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया। उसके बाद फिर बनाया इन्होंने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और अफसोस की वजह बात यह है कि उससे जो लीग ऑफ नेशंस की जो कमजोरियां थी, उसमें से कुछ को तो देखा गया, और उसके बाद कुछ कमजोरियां फिर भी दूर नहीं की गई। मेरा यह मानना है कि यूनाइटेड नेशंस कुछ और क्षेत्रों में बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो पॉवर्टी एलिविएशन हो, चाहे कुछ और हो। तो कहीं पर हमको यूएन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मेरा यह मानना है कि अगर हम यूनाइटेड नेशंस को एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसको चालू रखना चाहते हैं और वो विश्व की चीजों में कुछ कर सकता है, तो इसके में रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसमें किसी एक देश की दादागिरी ना चले, इसकी जरूरत है। एक वीटो फोर्स करके और वो सारा काम, क्योंकि जब तक इन पांचों के पास वीटो है, पांचों एक दूसरे की भाषा समझते नहीं है, तो ये कोई बात हो ही नहीं सकती।
जो अमेरिका कहेगा उसको रशिया वीटो करेगा, जो रशिया कहेगा उसको चाइना वीटो करेगा। तो आप ये देखें कि ये जब तक एक बेसिक रिफॉर्म्स इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगे तब तक ये ऑर्गेनाइजेशन किसी काम का नहीं है, चाहे ये हो चाहे बिल्कुल। इंटरनेशनल लेकिन कोर्ट माथुर ऑफ सर, ये जस्टिस। संभव ही नहीं हो पाएगा। आज हर देश अपना वर्चस्व चाहता है, खासतौर से अमेरिका तो इस पद से हटना ही नहीं चाहता कि वो सुपर पावर है। तो जब वो हटेगा ही नहीं तो बाकियों को मौका कैसे मिलेगा? यही मेरा मानना है कि वो हटेगा नहीं, लेकिन अब चूंकि पूरी दुनिया में इस प्रकार का माहौल हो गया है कि दोबारा हम लोग तीसरे विश्व युद्ध के करीब आ गए हैं और यूनाइटेड नेशंस जो है वो फिर पूरी तरह से लीग ऑफ नेशंस की तरह फेल हो गया है। तो अभी मेरा ये मानना है कि शायद इसके बारे में जब अगर ये टेंशन कम हुआ यहाँ पर भी और यूक्रेन में भी और दो तीन जगह जहां पर टेंशन चल रहा है, चाहे वो कोरिया हो चाहे वो ताइवान हो, उसमें अगर थोड़ी सी कमी आएगी तो एक मुझे लगता है इसको सोचा जा सकता है और फिर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा क्या हो रहा है, देखिए कई सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं, कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं, ब्रिक्स है, एससीओ है, ये तमाम छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो विचार है, थिंकिंग है, वो सेम है। और तो प्रयास ये करने की आवश्यकता है कि हम किसी प्रकार से यूएन में कोई रिफॉर्म्स अगर कर सकते हैं तो करें, इसको रिफ्रेम करना है जैसे करना है, लेकिन उसके बगैर इसका कोई असर नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई निर्णय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ बिल्कुल। जस्टिस और ने दिया शायद है ये जो सर या सोच यूएन ने है, कुछ, ये जो सोच है तब डेवलप होगी जब ये सभी देश कुछ ना कुछ खो देंगे, जब इनको ये पता चलेगा कि इस युद्ध से आपने अपने देश में कितना नुकसान कर लिया है, कितना बड़ा लॉस हो गया है। तो संजीत सर, यहाँ पर अगर मैं भारत की भूमिका की बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने शांति की बात की है, अब एक सवाल ये भी है कि यहाँ पर ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध है भारत के, दूसरा इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध है। ऐसे में क्या माना जाए, क्या यहाँ पर भारत की भूमिका रह सकती है मीडिएशन को लेकर? कितनी संभावनाएं आपको लग रही हैं? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है भारत की मीडिएशन का, गीतू जी, भारत एक ऐसा देश है जो कि हर देश के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। जब रशिया और यूक्रेन की बात हुई तो मोदी जी रशिया भी गए, यूक्रेन भी गए। अभी जो है भारत के इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं। इजराइल हमारा जो है लास्ट 15-20 साल में बहुत अच्छा पार्टनर है, क्योंकि इजराइल हमारा जो है डिफेंस में हमारी काफ़ी मदद कर रहा है। कारगिल की लड़ाई में जब बाकी लोगों ने मदद करने से मना कर दिया था, तब इजराइल ने हमारी मदद की थी, तो हमको उसको भी नहीं भूलना चाहिए। और हालात बदलते रहते हैं, लोगों की स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस बदलते रहते हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती है, तो उसके हिसाब से हमने इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखे हैं। ईरान के साथ हमारे सदियों पुराने संबंध हैं, और ईरान के साथ सैंक्शंस के बावजूद भी हमने जो है चाबार पोर्ट में वहाँ पे हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी है। तो हमारे दोनों तरफ दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। और मोदी जी ने जो है ईरान के जो है प्रेसिडेंट से भी बात करी है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी से बात करी थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत उस लेवल पे है, आज खड़ा है कि भारत जो है इजराइल और ईरान के बीच में मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन अमेरिका वो नहीं करने देगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है भारत को उस लेवल पे स्टेटस देने के लिए। क्योंकि अमेरिका, रशिया, ये सब वो बातें करते हैं जो इनके हित में होती है। अदरवाइज ये और रशिया तो फिर भी चाहे इस चीज के लिए मान जाए कि भारत को मध्यस्थता करनी चाहिए, लेकिन अमेरिका नहीं मानेगा। जैसा अमेरिका का रवैया पिछले 1-2 महीने में देखा गया है ऑपरेशन सिंदूर के समय में, और उसके बाद भी अमेरिका का जैसा पूरा का पूरा जो है टिल्ट, डोनाल्ड ट्रंप साहब का रुख जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान की तरफ चला गया है, तो मुझे नहीं लगता है अमेरिका जो है मध्यस्थता हमको करने देगा। लेकिन हम काबिल हैं, मोदी जी भी काबिल है इस चीज के। बिल्कुल। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का ट्रंप पर निशाना। ट्रंप ने ईरान के कूटनीतिक प्रयासों को धोखा दिया है। यूएस को धोखा देकर इजराइल के मकसद पूरे कर रहे हैं ट्रंप। ये बड़ी खबर। यहाँ पर देखिए किस तरह से अरागची इस बात को कह रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, जिन्होंने ट्रंप पर निशाना साध दिया है। ट्रंप ने ईरान के कूटनीतिक प्रयासों को धोखा दिया है। यूएस को धोखा देकर इजराइल के मकसद को पूरा कर रहे हैं ट्रंप। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। रूस में मौजूद हैं अरागची, और यहाँ पर विदेश मंत्री अब्बास अरागची ट्रंप पर निशाना साध रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के कूटनीतिक प्रयासों को धोखा दिया है, तो यूएस को धोखा देकर इजराइल के मकसद को ट्रंप पूरा कर रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप लगाया है अमेरिका पर कि इजराइल को मदद दी जा रही है और ट्रंप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, और एक तरह से जिस तरह से कूटनीतिक प्रयास ईरान कर रहा था उसे बीच में ही धोखा दे दिया गया ट्रंप के द्वारा, और ऐसे में यूएस को धोखा देकर इजराइल के मकसद पूरे कर रहे हैं ट्रंप।
तो देखिए, जिस तरह से माथुर सर ये बड़ी बात सामने आ रही है और हमने उम्मीद भी यही की थी कि इसी बात को रखने के लिए रूस पहुंचे हैं अरागची, और उन्होंने कह भी दिया है कि ट्रंप यहां पर अपने हितों को देख रहे हैं। देखिए, ये तो मैं आपको एक दो बात बताना चाहता हूँ। देखिए, हमको ये जो इजराइल की समस्या है उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा, और इजराइल की समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आ सकती। अगर आपका एक व्यू है जो कि अमेरिका वाला है तो भी वहां कुछ नहीं होने वाला है, एक मिनट। और दूसरा अगर व्यू जो ईरान कहता है कि इजराइल डज नॉट एग्जिस्ट, यहूदियों को रहने का हक नहीं है,